सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग गद्य संकलन में आउटसाइडर नामक कहानी पढ़ेंगे। आउटसाइडर अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है बाहर का आदमी। इस कहानी में लेखिका ने समाज में लड़की की स्थिति का मूल्यांकन किया है। हमारे समाज में लड़की हमेशा से ही आउटसाइडर मानी जाती रही है, यानी वो पिता का जो घर है वह उसका अपना घर नहीं माना जाता है। ये माना जाता है कि वह पराया धन है और उसका घर वहाँ होगा जहाँ उसका पति होगा, यानी पति का घर ही उसका अपना घर होगा। पिता का घर उसका अपना घर नहीं है। पिता के घर में वह आउटसाइडर है। कहानी में जो कथा नायिका है नीलम, वह अपने परिवार का, अपने पिता के परिवार का पूरा दायित्व निभाती है, एक पुत्र की तरह निभाती है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाती है। पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ और छोटे भाई बहनों की सारी जिम्मेदारी निभाती है। भाई बहनों को पढ़ाती है, उनकी शादी करती है, उनको आत्मनिर्भर बनाती है और अंत में जो है अकेली रह जाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी, सारे दायित्वों का निर्वाह करने के बाद भी अंत में उसे एहसास होता है कि वह इस घर में, जिस घर को उसने खुद बनाया है, वो पिता का घर है, लेकिन पिता के घर को निर्मित करने में, उसे बनाने में, उसे व्यवस्थित करने में, उसे चलाने में उसकी भूमिका रही है। सब कुछ उसी ने किया है। इसके बावजूद उस घर में ये कहा जाता है कि तुम आउटसाइडर हो, और ये एहसास नीलम को भीतर तक झकझोर देता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि जिन भाई बहनों को उसने पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया, उनकी सारी जिम्मेदारियां उठाई, वे भाई बहन ही उसे पिता के घर में आउटसाइडर की तरह देख रहे हैं। ये जो कड़वा एहसास है वह उसे झकझोर देता है। तो समाज में जो लड़की की स्थिति है उसका बहुत ही सुंदर चित्रण इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने किया है। इसकी लेखिका मालती जोशी जो है वह स्त्री मनोविज्ञान को भी पकड़ती हैं, सामाजिक यथार्थ को भी पकड़ती हैं और ये बताती हैं कि वस्तुतः हमारे समाज की वस्तु स्थिति क्या है, समाज में लड़की की स्थिति क्या है। इन्होंने ये बताया है इस कहानी में कि लड़की जो है अपने पिता के घर में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के बाद भी आउटसाइडर ही बनी रहती है। जब उसकी बहन, जब जो कथा नायिका नीलम है, उसकी जब बहन कहती है कि तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता, तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। तब नीलम की भावनाओं को ठेस पहुंचता है और वह पाठक भी यहाँ पर समझ जाता है कि जो है पम्मी जाने अनजाने में ही सही नीलम को जीवन के कटु यथार्थ से रूबरू करा रही है। नीलम अपने कर्तव्य पर अडिग है। वह पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने से कभी पीछे नहीं हटती। अपनी व्यक्तिगत अभिलाषाओं और आकांक्षाओं को ताक पर रखकर उसने अपनी माँ और भाई बहनों को
संभाला, उनकी खुशियों को सर्वोपरि समझा। लेकिन नीलम नादान और भोली थी। वह इस सच से बिल्कुल अनजान थी कि जिन लोगों को अपना मानकर वह सारी जिंदगी जीती आई है, उनके लिए वह केवल बोझ और बंधन मात्र है। उसके भाई बहनों द्वारा उसके विवाह की बात की जानी, यानी एक समय जब उसकी विवाह की उम्र थी नीलम की, उस उम्र को उसने भाई बहनों के कैरियर को बनाने में, अपनी जिम्मेदारियां निभाने में गंवा दिया था। अब वो जब सारी जिम्मेदारी निभा लेती है, अपने अंतिम भाई की शादी करके उन्हें हनीमून पर भेज देती है, तो जो बाकी भाई बहन हैं, जो शादीशुदा हैं, वे मिलकर उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखते हैं कि तुम अब विवाह कर लो। नीलम पहले बहुत नाराज होती है कि छोटे भाई बहन होकर और उससे ऐसी बातें कर रहे हैं, इस उम्र में विवाह करने की बात कर रहे हैं, अभी कोई विवाह की उम्र नहीं है। तो वे कहते हैं कि नहीं, आपको विवाह कर लेनी चाहिए। और रिश्ते भी लेकर वे आए हुए हैं, बहुत सारे रिश्ते जिसमें पूर्व विवाहित हो या विधुर है या फिर बाल बच्चों वाला शख्स है। निश्चित रूप से कोई कुंवारा व्यक्ति उस समय तक, उस उम्र तक नहीं होगा, इसलिए नीलम को ऐसे प्रस्ताव आते हैं और कोई भी प्रस्ताव नीलम के योग्य नहीं है। कोई विधुर है, किसी के बच्चे बहुत बड़े हैं जो नहीं चाहते हैं कि पिता विवाह करे, लेकिन फिर भी वह दूसरा विवाह करना चाहता है। नीलम कहती है कि देखो, अब मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एक समय होता है, एक उम्र होती है जब लड़की का मन लचीला होता है और वह ससुराल में जाकर एडजस्ट कर लेती है। लेकिन पकी उम्र में किसी के साथ निभाना, किसी के साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब वह एकदम मना कर देती है, तो उसकी छोटी भाभी जो उसी घर में रहती है, वह अन्य लोगों से कहती है, हालांकि नीलम के सामने नहीं कहती है, लेकिन ये बात नीलम सुन लेती है। वो कहती है कि ये चाहती हैं कि हमेशा जो है इस घर में राज करें, क्योंकि निश्चित रूप से घर संभालने के नाते, आर्थिक रूप से सारा कुछ करने के नाते नीलम के हाथ में ही घर की बागडोर है। तो ये नहीं पसंद है उसकी भाभी को, जो कि पूर्ण रूप से उस पर ही आश्रित है और जो है उसकी खुशामद करती रहती है। लेकिन पीठ पीछे वह अपनी जो जिठानी है और अपनी नंदों से कहती है कि वे चाहती हैं कि जीवन भर मेरी सास की तरह रहें। तो और बहनें भी कहती हैं कि भाई ठीक है, सास की तरह ही समझ कर रहने दो, क्योंकि एक जो भाई की पत्नी विदेश अपने पति के साथ रहेगी, छोटी वाली को ही यहाँ रहना है, तो इसलिए उसे पसंद नहीं है। नीलम को आश्चर्य होता है, जो उसके आगे पीछे घूमती रहती है जो भाभी, छोटी भाभी, वह इस तरह से बात कैसे कर सकती है कि वो बिल्कुल पसंद नहीं कर रही है कि वह नीलम यहाँ पर रहे। नीलम नादान और भोली तो इतनी नहीं थी, पढ़ी लिखी थी, शिक्षिका थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वह समझ नहीं पाई कि क्या परिवार में क्या सबका मनोविज्ञान है, इस बात को वह समझ नहीं पाती है। उसे आश्चर्य होता है कि जिनके लिए वह इतनी महत्वपूर्ण थी अब तक, अब उनके लिए बोझ हो गई है, क्योंकि अब उसकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई हैं। जब तक उस पर जिम्मेदारी थी, जब तक वो उस पर दायित्व था और वो उसका निर्वाह कर रही थी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। लेकिन जो ही सबका काम निकल जाता है, अब नीलम जो है भार बन जाती है। नीलम बहुत दुखी होती है और जो है लेकिन अपने कर्तव्य पर वह हमेशा अडिग रही है और अडिग है।
ठीक है। तो उसके भाई बहन जब उसके विवाह का प्रस्ताव लाते हैं तो वह पहले नाराज होती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि देखो अब इसके बारे में बात ना करो। मैंने उस तरफ देखना या उस विषय में सोचना छोड़ दिया है। नीलम की जब माँ भी थी, अगर वो चाहती तो नीलम की उम्र में उसकी शादी कर सकती थी, लेकिन चूंकि वह अर्निंग मेंबर थी, उसी की कमाई से पूरा घर चल रहा था, सारे भाई बहनों की परवरिश हो रही थी, इसलिए वे कभी भी उसके विवाह की बात ही नहीं करती। वे उसकी छोटी बहन और भाइयों की शादी की बात करती हैं, लेकिन नीलम की शादी के बारे में एक बार भी बात नहीं करती है। कभी कभी माता पिता भी इतने स्वार्थी बन जाते हैं, ये भी इस कहानी में दिखाई देता है। क्योंकि लड़की नीलम जो है वह एक पुत्र की तरह अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, और उससे जो छोटा भाई है, बाद में पहले तो नौकरी नहीं करता था तो कोई बात नहीं थी, बाद में वो नौकरी पा लेता है और वह विदेश चला जाता है और विदेश में ही शादी कर लेता है और पत्नी के साथ आता है, जिसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी वो अपने छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी नहीं लेता है। अगर वो चाहता तो छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठा लेता और नीलम की शादी हो जाती उस समय भी, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेता है, वह आता ही नहीं है। यहाँ तक कि अपनी माँ की मृत्यु के समय में भी नहीं आ पाता है। तो इस तरह से जो है लड़के जो है खुदगर्ज हो जाते हैं और लड़की सारी जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के बाद भी वो आउटसाइडर ही बनी रहती है। क्योंकि नीलम को परिवार के लिए सिर्फ कमाई का जरिया माना गया। इसके बावजूद भी जब तीनों भाई काबिल हो जाते हैं तो नीलम उन्हें बोझ के समान लगती है, जबकि वह जीवन भर कमा कर उन लोगों की परवरिश करती रही थी। एक ऐसा बोझ जिससे वे हर हाल में छुटकारा पाना चाहते हैं, चाहे वह छुटकारा नीलम के विवाह से मिले या किसी और बात से। यानी विवाह करके उसको भेज देना चाहते हैं, उसका विवाह करके ये नहीं सोचते हैं कि क्या यह विवाह उसके लिए सही होगा या नहीं। वे ऐसे ऐसे रिश्ते लाते हैं, वे नहीं सोच पाते हैं कि वह उसके साथ उस व्यक्ति के साथ जिसका रिश्ता वे लाए हैं वह रह पाएगी कि नहीं, खुश हो पाएगी कि नहीं। उनको लगता है किसी तरह से नीलम का विवाह करा दिया जाए ताकि वह इस घर से चली जाए और इस घर में जो उसका अधिकार है, जो बना हुआ है, वह समाप्त हो जाए। ये इस तरह का व्यवहार वे लोग करते हैं। जिस प्रकार किसी बाहरी व्यक्ति का स्वयं से दूर चले जाने पर किसी को दुख नहीं होता। ये सब लोग सोचते हैं कि बाहरी व्यक्ति जो आया है वह जल्दी से चला जाए। मेहमान आता है तो कहते हैं कि मेहमान को ज़्यादा देर नहीं रखना चाहिए। तो लड़की भी मेहमान की तरह है, नीलम को भी मेहमान की तरह माना जा रहा है। लेकिन नीलम विवाह से इनकार कर देती है, लेकिन घर वालों के व्यवहार से दुखी होकर वह ट्रांसफ़र ले लेती है, जिस बहुत दिनों से जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था। यानी उसने इनकार कर दिया था क्योंकि वे अपने घर से दूर नहीं जाना चाहती। उसे लगता कि उसके जो भाई बहन हैं वो पसंद नहीं करेंगे कि वह सुदूर चली जाए ट्रांसफ़र होकर। लेकिन जब उन लोग का रवैया देखती है तो वह जाती है अपने कॉलेज और स्वीकार कर लेती है ट्रांसफ़र। और फिर वह उधर से मिठाई वगैरह लेकर आती है और बताती है कि अब जो है मेरा ट्रांसफ़र हो गया है। इस बात से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब लोग खुश ही होते हैं। कोई नहीं कहता कि अरे क्यों आप जा रही हैं इतनी दूर। यानी किसी को कोई फ़र्क नहीं, किसी तरह ये टल जाएं, इस घर से चली जाएं, इनका जो मालिकाना रवैया है वह समाप्त हो जाए और इस घर में भाई और उसकी पत्नी का
वर्चस्व हो जाए, ये देखा जाता है। इसलिए कहानी का शीर्षक आउटसाइडर लेखिका ने रखा है। और क्योंकि नीलम जो है, जो कथा नायिका है, इस कहानी में आउटसाइडर मानी जा रही है और यह समाज में लड़की की स्थिति को दर्शाती है। ये इस कहानी का उद्देश्य है और ये शीर्षक की सार्थकता भी है कि आउटसाइडर नीलम के माध्यम से भारतीय समाज में लड़की की स्थिति को दर्शा रहा है कि लड़की हर हाल में आउटसाइडर ही रहती है। भले ही समय कितना बदल गया हो, भले ही लड़की लड़के की भूमिका में हो, भले ही वह अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी उठाकर चल रही हो, सारे दायित्वों का निर्वाह कर रही हो, लेकिन वास्तव में उसकी स्थिति हमेशा आउटसाइडर की ही रहती है और इससे वह बच नहीं पाती है। नीलम के सामने जो है, जो ऐसे ऐसे वे रिश्ते लाते हैं कि नीलम को आश्चर्य होता है कि मेरे भाई बहन होकर भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसे उटपटांग रिश्ते लेकर आए हैं कि उनके साथ वह कैसे निर्वाह करेगी। यानी उनको लगता है कि जैसे नीलम एक बोझ हो और उसको उतार फेंकना ही उनके लिए ज़रूरी हो। फिर भी नीलम को अपने भाइयों से कोई शिकायत नहीं है। कभी कभी वह उसको अपनी माँ के लिए ज़रूर नाराज़गी होती है कि वह जो है चाहती तो उसका जीवन संवार सकती थी, लेकिन उसने माँ ने अपने दूसरे बच्चों के स्वार्थ के लिए, उनकी परवरिश के लिए नीलम की भावनाओं की कभी परवाह नहीं की। हर लड़की की तरह नीलम की भी तो इच्छा होगी कि उसका घर बसे, उसका विवाह हो, उसके जीवन में भी प्रेम आए, लेकिन माँ ने कभी इस दिशा में बात तक नहीं की, क्योंकि वो जानती थी कि कमाऊ लड़की है और ये चली जाएगी तो परिवार कैसे चलेगा, छोटे भाई बहनों की परवरिश कैसे होगी। इसलिए माँ ने इस स्वार्थ के चलते नीलम के बारे में सोचा तक नहीं। एक बार भी उसके मन में यह ख्याल नहीं आया कि नीलम की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। अपनी बड़ी बहन को भी भाई और बहन दोनों उसी बड़ी बहन को अब बोझ समझ रहे हैं, जिसने पूरा जीवन उनके लिए होम कर दिया, उस घर के लिए, उस परिवार के लिए, उन भाई बहनों के लिए अपनी कमाई का सारा पैसा उनमें लगा दिया। और अब वह निश्चिंत हुई थी कि अब सबसे अंतिम भाई का विवाह कर दिया है, अब जो है वह आराम से सुख से रहेगी, रिटायरमेंट ले लेगी और आराम से रहेगी। लेकिन इसके पहले ही ये सारी चीज़ें होने लगती हैं कि क्या वह यहीं रहेगी, इस घर में ही रहेगी। ये कैसी विडंबना है। तो वे बिल्कुल उनके सामने कोई उपाय नहीं सूझता है भाई बहनों को कि कैसे नीलम को घर से हटाया जाए। तो ले दे के एक विवाह का ही विकल्प सामने आता है और वे चाहते हैं कि नीलम विवाह कर ले। और जब नीलम विवाह से इनकार कर देती है तो आपस में बातचीत जब वे करते हैं, उस बातचीत से स्पष्ट हो जाता है कि उनके मन में नीलम के प्रति कोई श्रद्धा, कोई लगाव, कोई प्रेम, कोई कृतज्ञता नहीं है कि बहन ने पिता की जगह या पिता की तरह या बड़े भाई की तरह सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। यह इस कहानी में आपको स्पष्ट होगा कि किस तरह से
हमारे समाज में जो है लड़कियों की खुशियों को ताक पर रखकर जो परिवार है वह सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है, और समाज में जो मानसिकता है, समाज की जो मानसिकता है कि पिता का घर लड़की का अपना घर नहीं होता, लड़की पराया धन है, आउटसाइडर है, बाहर के आदमी है। लड़की पैदा होते ही कहा जाता है कि लक्ष्मी है लेकिन पराए घर की लक्ष्मी है, वह पिता के घर की लक्ष्मी नहीं है। भले ही पिता के घर में वह लक्ष्मी का ही काम कर रही हो, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि लड़कियां जो है शिक्षित हो रही हैं और वे जो है आर्थिक रूप से भी सक्षम हो रही हैं, और वे अपने परिवार में जो है एक बेहतर भूमिका में है। वो लड़कों से किसी भी हद तक किसी भी काम में किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो लड़कों से पीछे नहीं है। लड़के भले पीछे हट जाएं, लड़के अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं, जैसे कि नीलम के भाइयों ने नहीं समझा। नीलम के भाई ने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी, लेकिन लड़की होते हुए भी नीलम ने अपने परिवार के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, अपने पिता के घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझी, उस घर को अपना घर समझा। लेकिन घर वालों ने उसे आउटसाइडर ही समझा। तो इस कहानी में लेखिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कितनी भी शिक्षा बढ़ जाए, शिक्षा का प्रचार प्रसार कितना भी हो जाए, यह समाज कितना भी प्रगतिशील हो जाए, मॉडर्न हो जाए, लेकिन समाज में जो लड़की की स्थिति है वह न बदली थी और न बदलेगी। उसका और भी दोहरा शोषण हो रहा है, वह घर और बाहर दोनों तरफ पिस रही है, वह दोहरे मशक्कत को झेल रही है, दो मोर्चों पर लड़ रही है। लेकिन फिर भी उसके जो वो कर रही है उसके प्रति किसी के मन में कोई कृतज्ञता का भाव नहीं है। तो आउटसाइडर कहानी आप पढ़ेंगे और पढ़कर आप देखेंगे कि किस तरह से इस कहानी में एक लड़की जो है, जो अपने सारे दायित्वों को निभाने के बाद भी, अपने परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी, नीलम ने स्वयं ही घर को बनाया है अपनी मेहनत से, नौकरी करके। उसने अपने ऊपर कुछ खर्च नहीं किया है, उसने घर बनाया है, माँ को संभाला, छोटे भाई बहनों को संभाला, उनको शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, उनकी शादियां की। सब कुछ करने के बाद भी उसको मालिक मानने से सबको परहेज है। उनको लगता है, सबको लगता है कि वह इस घर की मालकिन बनी बैठी है, जबकि ऐसा नहीं है। नीलम कोई मालकिन बन के नहीं बैठी है, बल्कि वह अपनी जिम्मेदारियों का पालन कर रही है। वह जो है सब अपने दायित्वों का निर्वाह कर रही है। इस कहानी में एक और पहलू बड़ा ही खूबसूरत ढंग से उठाया गया है लड़की के विवाह को लेकर, कि जब लड़की एक मैच्योर उम्र में हो जाती है, अक्सर होता है आजकल ये दिक्कत आ रही है कि अगर विवाह के उम्र में ही यानी 30 तक अगर लड़की का विवाह नहीं हो पाता है तो लड़की आजकल उच्च शिक्षा ग्रहण करने के चक्कर में, फिर नौकरी के चक्कर में, आत्मनिर्भर होने के कारण वह जो है विवाह में देरी हो जाती है, तो उसके योग्य लड़का नहीं मिल पाता है जल्दी, तो उसे जो है ऐसे रिश्ते आने लगते हैं
कि जो वास्तव में उसके लिए ठीक नहीं होते हैं। तो लड़की के विवाह की उम्र में अगर उसका विवाह नहीं होता है तो उसके सामने बड़े अटपटे रिश्ते आते हैं, और जैसे कि नीलम के सामने रिश्ते रखे जाते हैं। और नीलम को आश्चर्य होता है कि देखिए कि कैसे कैसे पुरुष हैं जिनकी पत्नी मर गई है, जिनके बच्चे जवान हो गए हैं, जो इनके बच्चे जो है काफ़ी बालिग हैं, वे लोग भी दूसरा विवाह करने के लिए लालायित हैं। और कोई तो बहाना ये बनाते अपने बच्चों के बहाने विवाह करना चाहते हैं, कोई अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए विवाह करना चाहते हैं। तो नीलम उन्हें कहती है, अपने भाई बहनों से कहती है कि जब जो लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ हो वह अपनी उम्र के उसी दौर में, जो उसके विवाह की उम्र असली होती है, उसी दौर में जीती रहती है। क्योंकि नीलम का विवाह नहीं हुआ है तो उसकी जो आकांक्षाएं हैं, जो अपने भावी पति के बारे में वो सोचती थी, जो उसका सपना था, वह निश्चित रूप से उसी तरह का व्यक्ति अपने पति में पाना चाहेगी। लेकिन एक विवाहित जीवन जी चुके, काफ़ी प्रौढ़ और बाल बच्चेदार, काफ़ी समय तक पत्नी के साथ रहने वाले, रह चुके विधुर जो है, वे उस आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। वो ये स्त्री का मनोविज्ञान कहती है, मैं तो अपने उम्र के उसी दौर में हूँ जिस दौर से मुझे वापस लौटना पड़ा, कि वहीं पर मैं ठहर गई। यानी जब विवाह का प्रसंग आएगा तो मैं वैसे ही व्यक्ति की आकांक्षा मेरे मन में होगी जो उस उम्र की लड़की के मन में होती है। लेकिन सामने क्या आएगा? जो वैवाहिक जीवन जी चुका व्यक्ति। तो फिर एक कुंवारी आकांक्षा और एक विवाहित जीवन जी चुके व्यक्ति, दोनों के सपनों में, भावनाओं में, इच्छाओं में, आकांक्षाओं में काफ़ी अंतर होता है। और ये अंतर जो है उनके बीच विभेद पैदा करता है। अगर लड़का भी अविवाहित है और लड़की भी अविवाहित है और दोनों एक उम्र में हैं, तो दोनों की कल्पना, दोनों की भावना, दोनों की इच्छा, आकांक्षाएं मिलती हैं। और वे, क्योंकि उनका सब कुछ पहली बार होता है, इसलिए वे जीवन को जब की शुरुआत जब करते हैं तो उसमें जो उमंग होती है, जो तरंग होती है, वह अलग होती है। लेकिन ये क्या कि एक जो है उस दौर में जी रहा है और एक जो है खाया अघाया व्यक्ति है जिसके लिए विवाह कोई मायने नहीं रखती। उसको बस किसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है, एक जीवन साथी की आवश्यकता है। ऐसे पुरुष के साथ वह किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेगी, यह नीलम उन्हें समझाने की कोशिश करती है, अपने भाई बहनों को समझाती है। तो भाई बहन कहते हैं कि अरे आप एडजस्ट ही नहीं करना चाहती हैं। सभी लोग, विवाह तो समझौते का नाम है, समझौता करना पड़ता है, फिर आप क्यों नहीं समझौता करना चाहती? एक भाभी कहती है कि भाई अभी तक उनको आदत है सबको दबा कर रखने की, तो वो दबेंगी नहीं। और पति के साथ रहने के लिए तो पति की बात सुननी पड़ेगी, शादी के बाद ससुराल वालों की भी बात सुननी पड़ेगी, उनसे दब कर रहना पड़ेगा, उनकी इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा। और ये चूँकि स्वतंत्र रूप से रह आई हैं, तो मालिक के रूप में रह आई हैं, तो ये एडजस्ट नहीं करना चाहती है। नीलम कहती बात सही है कि एक परिपक्व उम्र में कोई नहीं बदल सकता है, वो नहीं बदल सकती है। पका घड़ा
जो है उसमें तब्दीली नहीं आ सकती है। पका घड़ा अगर उसमें आप बदलाव की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएगा। जब कच्चा घड़ा होता है, मिट्टी, कच्ची मिट्टी अभी घड़ा बना होता है, पकाने से पहले उसको चाहे जो भी आप रूप दे सकते हैं, लेकिन पक जाने के बाद उसका रूप नहीं बदल सकता। उसी तरह किसी भी मनुष्य को एक मैच्योर हो जाने के बाद, परिपक्व हो जाने के बाद नहीं बदला जा सकता है। तो नीलम को स्वयं वो कहती है कि मैं जो है नहीं बदल पाऊंगी, मैं अपने में परिवर्तन नहीं ला पाऊंगी, मैं दूसरों की या ससुराल वालों की या पति के हिसाब से अब मैं नहीं ढल पाऊंगी, क्योंकि अब मेरी उम्र नहीं है। अब मेरे पास न उतनी सामर्थ्य है, न शक्ति है, न सहन शक्ति है। मैं दूसरों के हिसाब से नहीं चल पाऊंगी। एक परिपक्व स्त्री के विचार भी मैच्योर हो जाते हैं। वह जो है इस तरह से उनके हर बात को नहीं मान सकती है। और विवाह तो समझौते का नाम है और लड़की को ही दबना होता है। विवाह के बाद तो पति की बात, ससुराल वालों की बात माननी होती है, भले उनकी बात गलत हो। तो नीलम जानती है कि इस उम्र में जो एक परिपक्व उम्र है, 40 प्लस की जो उम्र होती है, वह विवाह योग्य नहीं होती है। एक लड़की जो है इस उम्र में विवाह करके एडजस्ट नहीं कर पाएगी पति और ससुराल वालों के साथ। फिर नीलम देखती है कि जो प्रस्ताव है उसमें जो है एक व्यक्ति की लड़की जो पूरी युवा है वह धमकी दे रही है पिता को कि अगर आप विवाह करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ऐसा रिश्ता लेकर आए हैं भाई बहन और कहते हैं कि अरे कोई आत्महत्या नहीं करेगी, वो ऐसे ही कुछ दिन डराएगी और बाद में जो है वो मान जाएगी। यानी ये भी खतरा उठाना है नीलम को कि अगर वो लड़की आत्महत्या कर लेती है तो उसका दोषारोपण किस पर आएगा? सीधे सीधे दूसरी पत्नी पर यानी नीलम पे आएगा कि उसके कारण जो है उस व्यक्ति की लड़की ने आत्महत्या कर लिया। ये भी तनाव होगा। तो कहने का कोई जो है बीमार है, कोई जो सेवा कराना चाहता है, यानी सेवा की उम्र में, सेवा कराने की उम्र में पहुंचा हुआ व्यक्ति भी दूसरा विवाह करना चाहता है और ऐसी स्त्री चाहता है जो उसकी सेवा करे, तो नीलम तो वह स्त्री नहीं हो सकती है। नीलम कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए वो कहती है विवाह तो बेलगारगीज नहीं। और जब भाई बहन ये देख लेते हैं कि किसी भी तरह नीलम मानने वाली नहीं है, तब वे लोग आपस में जब बातचीत करते हैं, जिसे नीलम सुन लेती है कि ये जो है कुछ नहीं हो सकता है, ये जो है घर में अपना मालिकाना हक बनाए रखना चाहती हैं, सब पर हावी रहना चाहती हैं, तब नीलम फैसला कर लेती है कि नहीं, अब मैं इन लोग के साथ नहीं रहूँगी और मैं अपना ट्रांसफ़र ले लूँगी। और वो जाती है अपने कॉलेज और वह जो बहुत दिनों से जो उसका तबादले का जो ऑफ़र था, जो उसे कहा जा रहा था कि वो उसकी पदोन्नति भी उसमें निहित थी कि पदोन्नति भी मिलेगी और वो उसको दूर जाना पड़ेगा, वह उस चीज़ को स्वीकार कर लेती है। तो ये जो है इस कहानी में जो है मनोविज्ञान भी है, भाषा के स्तर पर भी ये कहानी काफ़ी मजबूत है और हमारे समाज में स्त्री की स्थिति, लड़की की स्थिति, परिवार में लड़की की स्थिति पर भी प्रकाश डालती है। पिता के घर में पिता की संपत्ति पर पहले लड़की का कोई अधिकार नहीं था।
भले ही वो संपत्ति लड़की ने ही अर्जित किया, लेकिन फिर भी जब बंटवारा होगा तो भाइयों को मिलेगा, बहनों को नहीं, लड़कियों को नहीं। लड़की की शादी करके उसको जो दहेज दे दिया जाता है, इसी में माना जाता है कि उसका हक उसे मिल गया है और अब उसे किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बीच बीच में वह जो मायके आती है और उसके जो थोड़े बहुत उपहार दिए जाते हैं, ये बहुत है। यानी पिता की संपत्ति में लड़की को कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, ये मान्यता थी। हालांकि अब कानून बन गया है कि पिता की संपत्ति में पुत्री का समान अधिकार होगा, पुत्र के समान अधिकार होगा, लेकिन इसके बावजूद जो है लड़कियां अपना अधिकार नहीं लेती हैं, क्योंकि वह जानती हैं कि जो ही वह पिता की संपत्ति में दावा करेंगी, भाई से उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे और फिर हमेशा के लिए उनका मायका उससे दूर हो जाएगा। तो वे अपने भाइयों से रिश्ते बनाए रखने के लिए संपत्ति पर अपना हक छोड़ देती हैं। कानून बन जाने के बाद भी लड़कियां अपना हक, बहुत कम लड़कियां हैं जो पिता की संपत्ति में अपना दावा पेश करती हैं, क्योंकि भले ही भाई कहते हों कि हाँ हाँ बराबर का हक है, भले ही पिता कहते हों हाँ बेटी का भी बराबर का हक है, लेकिन वे देते नहीं हैं। हाँ, जब लड़की पर आपत्ति विपत्ति पड़ती है तो उसकी मदद थोड़ा बहुत करते हैं, उस समय भी नहीं सोचते हैं कि अब तो उसका हक उसे दे दिया जाए ताकि उसका जीवन अच्छे से चल जाए। वह दर दर भटकेगी और परेशान होगी, नौकरी करेगी, परेशान, लेकिन भाई उसका हक उसे नहीं देना चाहता है। ये हमारे समाज में लड़की की स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि जागरूक होने के बाद भी और तमाम शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद भी, लड़कियों के आत्मनिर्भर होने के बाद भी, पुत्री होते हुए भी पुत्र की तरह सारा दायित्व निभाने के बाद भी जो लड़की है वह परिवार में आज भी आउटसाइडर की ही भूमिका में है। तो मुझे लगता है बच्चों, इस कहानी का जो सारांश है वह समझ गए होंगे। फिर इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे।